गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन जो संबंधित होंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार से और साथ में विविध के भी प्रश्न जो है इसमें लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? इनमें से कौन लेजर जो प्रिंटर में है वो प्रयुक्त होती है? देखिए, सेमीकंडक्टर लेजर जो है ना, उसी का इस्तेमाल होता है लेजर प्रिंटर में। कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी कुछ दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो देखिए, यह है अर्धचालक लेजर। एक ही बात है, सेमीकंडक्टर लेजर, अर्धचालक लेजर एक ही बात है। इंटरनेट में www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कारक माना जाता है? तो यह है टिम बर्नर्स-ली। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। जो ब्लूटूथ तकनीक है वो अनुमति देती है, किस चीज़ की अनुमति देती है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का। जो उपकरण हैं उनके बीच में वायरलेस संचारण का। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो देखिए, बाकी सब तो था, प्रकाशीय भंडारण नहीं था। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? देखिए, स्पैम होता है कंप्यूटर में, डिटेल में भी आप जानते होंगे इसको। याहू, गूगल एवं MSN है, ये सब तो सर्च इंजन है। याहू का तो अभी पता नहीं कि अभी क्या चल रहा है। गूगल चल रहा है और MSN अभी चल रहा है। याहू काफ़ी ज़्यादा लॉस में रहने के बाद उसने कई सेवाएं अपनी बंद कर दी है। तो ये इंटरनेट साइट्स हैं और दरअसल ये सब क्या ज़्यादातर सर्च इंजन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ईमेल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है याहू भी, गूगल भी और MSN भी। वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। वाईमैक्स जो है वो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कंप्यूटर वायरस होता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस का मतलब है, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? तो यह है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। 12, अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं। क्या इसे कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिक्स। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, कहाँ विकसित किया गया? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, USA में किया था इसको विकसित। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है वह है, तो वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन कैसे किया जाता है? बिट्स के द्वारा। द्विआधारी बाइनरी संख्याएं हैं, तो 0 और 1। भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का। एक बाइट बराबर 8 बिट।
ठीक है, 17 का क्या होगा, ए हो जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं हम लोग। 8 बिटों के समूह को कहते हैं, 8 बिटों के समूह को कहते हैं बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अभी जितना प्रैक्टिस कर लीजिए। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, बिट्स में नापी जाती है। 1 किलोबाइट समान है, 1 किलोबाइट समान है किसके समान है, 1024 बाइटों के समान है। 1 मेगाबाइट मेमोरी है, 1024 किलोबाइट्स है ये। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो देखिए इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 10 48 576 है ना। कैलकुलेट बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1024 से 8 को कैलकुलेट करके। दस लाख बाइट्स लगभग होती है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, कितनी होती है, मेगाबाइट मान लीजिए, ठीक है ना। 10 लाख बाइट्स को मेगाबाइट मान लीजिए। एक डेटाबेस में फील्ड होता है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंपाइलर कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में CPU बोलेंगे। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से, तो देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, उसके जरिए हो सका है। जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है मूर्स लॉ वगैरह के कारण, तो उसके कारण जो है ना नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है फैब्रिकेटेड चिप पे ये समय के साथ बढ़ते गए, तो ये कारण है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती है, ये सिलिकॉन से बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है, तो यह है सिलिकॉन। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, तो ये कहलाता है मोडेम। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है, तो वह क्या है, तो वह है मोडेम। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं उसको। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है
ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो यह है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा एक आउटपुट युक्ति नहीं है। कोबोल क्या है? ये कंप्यूटर भाषा है कोबोल। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यह है फास्ट। फास्ट जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? 42वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। देखिए रोम, ROM, रोम जो है ना, रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी पास्कल, जावा, C++ सब भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये है फोर्ट्रैन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। असेंबलर का कार्य है, 44 नंबर पे देखिए, असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। किस संगठन की वेबसाइट पर .com अंश सूचित करता है? .com यानी .कॉमर्स, ठीक है ना। .com का क्या मतलब होगा? .कॉमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, कमर्शियल है ना, ये रहा कमर्शियल। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? रिपीटर का। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या है? ये है यूनिवर्सल सीरियल बस। माउस क्या है? माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। बहुत सुविधा हो गई है माउस के रहने से। माउस का आविष्कार किसने किया था, कैसे किया था, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए माउस जो है ना वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ये है कीबोर्ड। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये लॉजिकल सिद्धांत पे काम करता है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो यह है बग। बग जो है ना कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। OMR का तात्पर्य है, OMR का क्या तात्पर्य है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है? गवर्नेंस कहा जाता है शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को। डाटा का एक वचन क्या है? तो यह है डेटम। डेटम जो है वो डेटा का एक वचन है। डेटा बहुवचन है दरअसल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है, उसी के साथ काम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ खास एप्लीकेशंस के लिए होते हैं जो लोगों के काम को आसान बनाने के लिए होते हैं। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। ब्लॉग शब्द जो है वो दो शब्दों का संयोजन है। उसका क्या मतलब है? तो यह है वेब लॉग। वेब लॉग को बोलते हैं ब्लॉग। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, तो यह है एग्जीक्यूटिंग। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखिए ऑर्कुट नहीं है। ऑर्कुट तो बंद भी हो गया, ठीक है ना। तो ये सर्च इंजन कभी था ही नहीं। गूगल है, अल्टा विस्टा है, साइंस डायरेक्ट है। लेकिन जैसे BPSC में अब ऑप्शन भी है, तो कई लोग को अगर नहीं पता हो तो कन्फ्यूजन हो सकता है उनको कि कहीं इसका उत्तर तो नहीं होगा। तो सर्च इंजन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। गूगल पे ही सर्च इंजन के बारे में जानकारी ले लीजिए कि कौन कौन से सर्च इंजन हैं।
चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? तो ये रहेगा 30 दिन तक। सिम का पूरा स्वरूप है, सिम का पूरा स्वरूप है, क्या है सिम का पूरा स्वरूप? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये है सिम का पूर्ण रूप। एसएमएस का अर्थ है, एसएमएस का क्या अर्थ है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो देखिए, प्रचालन तंत्र जो है ना, वो यंत्र सामग्री नहीं है। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो ये है कैश मेमोरी। निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है? तो ये है पिनाका। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम कंप्यूटर भाषा में है, क्या है पूरा नाम? केंद्रीय संसाधक एकक, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हिंदी में लिखा हुआ है। तो अगर चूँकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा तो समस्या बहुत कम आएगी। हिंदी में कोई ट्रबल हो इंग्लिश वाला देख लीजिए। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? तो ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? तो देखिए, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट जो है ना, वो कंप्यूटर का घटक नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स उसके संस्थापक में रहे हैं। आईबीएम का पूर्ण रूप है, जो आईबीएम है उसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम में मेरे कई सारे साथी काम करते हैं। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है आईबीएम सिस्टम 360। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है, तो यह है आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। एक बार फिर से डेट इसका देख लीजिएगा। इसका डेट मुझे प्रॉपर वे में कई बार डेट्स याद नहीं रहती, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, ध्यान है मुझे कि इसका जो है प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को ही किया गया था। निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना 1 दिया गया है। कल्पना 1 जो दिया गया है वो कल्पना चावला के नाम पे दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ना मेटसेट का नाम जो है कल्पना 1 के नाम पे दिया था उसको। भूस्थैतिकी स्थिति क्या है? जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर रहता है। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो देखिए, एग्जोस्फेयर में, बहिर्मंडल में जो है वो संचार उपग्रह जो है वो डाले जाते हैं। भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, कितना होता है? 24 घंटे का इनका समय होता है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, कहाँ से छोड़ा गया था?
बैकानूर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? तो कैसिनी जो है एक अंतरिक्ष यान है। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था कोरू, फ्रेंच गुयाना से। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया 19 जून 1981 को। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, कर्नाटक में है ये। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो ये नारंगी होता है उसका रंग। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश में। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है, यह है पासाडेना में। पासाडेना में नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग, सारे प्रश्नों को धीरे धीरे करेंगे सारे। चलिए हम लोग आ गए हैं 88 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं, 88 नंबर पर। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। थुम्बा कहाँ अवस्थित है, दरअसल ये पूछा जा रहा है। तो यह है केरल में। थुम्बा जो है वो केरल में है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। किसके निकट है श्रीहरिकोटा द्वीप? पुलिकट झील के। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्रायोजेनिक ताप का आशय है उस ताप से जो है, कितना है क्रायोजेनिक ताप का आशय? -150 डिग्री सेल्सियस। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर मिति में। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्पेस शटल में इस्तेमाल होता है क्रायोजेनिक्स इंजन का। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? तो यह SLV-3। शिक्षण सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसेट अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत का पहला राष्ट्र है। यह उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? 20 जुलाई 2004 को यह प्रक्षेपित किया गया था। अब रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, तो यह है नाग। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? यह है पृथ्वी। निम्नांकित में से कौन सा मिसाइल नहीं है? भाई मिसाइल नहीं है, देखिए पिनाका जो है ना वो तो रॉकेट लॉन्चर है, तो ये मिसाइल नहीं हो सकता है, तो 100 का हो जाएगा C। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। अस्त्र क्या है? एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र। भारत का लघु प्रक्षेपास्त्र है, इसमें बताना है लघु प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो नाग। बहुत कम दूरी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। टैंक रोधी मिसाइल है ये, 3-4-5 किलोमीटर ही इसकी रेंज है। दागो और भूल जाओ। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। अग्नि नाम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। निम्नांकित में से हंसा-2 किसका नाम है? एक प्रशिक्षण यान है हंसा-2। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? ये अर्जुन जो है ना वो आधुनिक टैंक है।
स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक का नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है भीष्म। अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था। कैसे प्रक्षेपित किया गया था? चांदीपुर से। इंद्र है, इंद्र क्या है? तो इंद्र है, राडार है इंद्र। निम्न में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था? तो ये था सुखोई 30 MKI। निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो ये कहलाते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। देशज तकनीक से विकसित तेजस है, एक हल्का लड़ाकू विमान है। एडमिरल गोर्स्कोव क्या है? एडमिरल गोर्स्कोव है नौसैनिक विमान वाहक जहाज। INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला तेलवाहक पोत है। ब्रह्मोस यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत और रूस के द्वारा। ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है। तो यह लक्ष्य नाम है उसका। अब देखते हैं प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। देख, खिड़की के बाहर जो है ना, वो जलकौवों का झुंड है, तो थोड़ा सा शोर है, उसको एंजॉय करिए। वो जलकौवे का शोर जो है ना, वो बहुत अच्छा है। जो प्राकृतिक जानवर होते हैं ना, उनकी आवाज़ें हमारे मन मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी होती है। खैर, हम लोग आगे देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये था ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? ये की थी थॉमस एडिसन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो ये थे वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन। आगे देखते हैं हम लोग। राडार का आविष्कारक कौन था? तो ये थे रॉबर्ट वाटसन। राडार का आविष्कारक थे रॉबर्ट वाटसन। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। टेलीविज़न का आविष्कारक किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। J.L. बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? अभी अभी हमने देखा है किसके आविष्कार से जुड़ा हुआ है, तो टेलीविज़न से। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? उन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन ने ही समझिए तो आधुनिक समय में एक क्रांति लेकर के आई, जिससे बहुत सारी जानें बची। विल्हेम रॉन्जन ने आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? एक्सरे मशीन का। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? रॉन्जन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। वैज्ञानिक S चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी के लिए। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन? S चंद्रशेखर ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे। तो ये थे हर्ज। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। ये दिया था आइंस्टीन ने।
भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, तो ये दिया था आइंस्टीन ने। अपने जीवन काल में ही वो किंवदंती बन गए थे इस खोज के बाद। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? फरवरी 28 को। फरवरी 28 को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी मैंने बताया है, वो थोड़ा ध्यान कीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ये संबंधित है सीवी रमन से। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के लिए विशेष रूप से दिया जाता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बोस ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? जगदीश चंद्र बोस जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय भौतिज्ञ डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1930 में। विभेद से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। ये कहलाता है साइबरनेटिक्स। समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान क्या है? तो यह है हॉरोलॉजी। समय मापक विज्ञान को बोलते हैं हॉरोलॉजी। आगे देखते हैं। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्राइबोलॉजी। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो खगोल शास्त्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। ये है नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। लेजर का पूर्ण प्रारूप है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? तो यह है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्ति विकिरण। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है। तो ये है आटाकामा। चंदा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे चंद्रा का नाम रखा गया है। एक्सरे दूरबीन है ये। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, ठीक है ना। प्रथम भारतीय जो थे वो राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले। और अंतरिक्ष में जाने वाले ऐसे प्रथम जो थे ना वो रूसी नागरिक थे जिनका नाम था यूरी गागरिन। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पूछ रहा है, तो ये थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। नाम से ही पता है कि ये रसिया की होगी। तो चलिए इसी तरह हमारे जो आगे के जो भी फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के, वो सब जैसे चलते हैं वैसे चलते रहेंगे। और बहुत अच्छा माध्यम है ये कि आपका जो भी क्लास मैं लेता हूँ वो रह जाता है सदा के लिए। यानी एक बार आपको समझ ना आए तो इसको आप दोबारा देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, जितनी बार है उतनी बार देखिए और ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मेंस के लिए भी मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेंस के लिए भी काफ़ी चीज़ें मैंने तैयार की हुई है और सबको 1 बाय 1 दूंगा। लेकिन देखिए मेंस में जो है ना, खास करके पर्सनल गाइडेंस की बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
और कम से कम 6 मंथ मानिए, कम से कम 6 महीने तक का कोर्स अगर कोई कर लेता है, फिर उसका मेंस जो है कहीं से छूटेगा नहीं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसे ही आपके प्रश्न आते रहेंगे, नए नए सेट्स आते रहेंगे।